reply. That is the short duration discussion. See, you are ready to reply? The short duration discussion yesterday, the short duration discussion was complete except the reply. It was a marathon discussion. Now, by the way, I got a chit. I got a chit now. The chit is like this. Today is the birthday of Union Minister Srimati Smriti Irani. Is it so? Then our hearty congratulations on the birthday and wish you all the best. Now, pardon? No. See, now the Honorable Minister can start the reply? Yeah. Short duration discussion, the reply. आदरणीय उपसभापति जी, चुनाव सुधार और ईवीएम के संबंध में कल जैसा आपने कहा बहुत ही मैराथन चर्चा हुई। मैराथन। गुलाम नबी आजाद जी, भूपेंद्र यादव जी, मुकुल जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, शरद यादव जी, सीताराम येचुरी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, वंदना चौहान जी, विनय साई रेड्डी जी, सतीश शर्मा जी, इन सबों ने बहुत विस्तार से सतीश शर्मा, सम्मानीय राजू शुक्ला जी के भी बहुत बड़े उपकार हुए। ठीक है, हम ऐसे ऐसा ही बोलते हैं, हम ऐसे ऐसा ही बोलते हैं। सर वो उनके पड़ोसी जो है ना सर, ये पूरे सभी वरिष्ठ मित्रों और माननीय सदस्यों और नेताओं के भाषण में विश्लेषण भी था, तर्क भी था, भावनाएं भी थीं और दर्द भी था। पराजय का दर्द दिखाई पड़ रहा था। एक बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपसभापति जी, शरद जी उपस्थित हैं। माननीय शरद जी, इसलिए ये चर्चा करने की इच्छा होती है। माननीय गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, उनको भी ये दृश्य याद होगा, शायद माननीय अहमद पटेल को भी याद होगा। सर 1977 में मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही था, उस समय कॉलेज में ही आया था। हम लोग उस आंदोलन में थे। बाद में चुनाव हुआ और शरद जी ने भी वो चुनाव लड़ा था, मुझे याद है 74 में आप पहली बार एमपी बने थे। सर इंदिरा जी हार गई सर, और कांग्रेस पार्टी को यूपी में एक सीट नहीं, मध्य प्रदेश में एक सीट, राजस्थान में एक भी सीट नहीं, अच्छा ठीक है एक मान लिया ओके। और पंजाब हरियाणा से लेके सफाया सब जगह, उत्तर भारत में सब जगह साफ। अब देश में पहली बार सरकार बदली थी, हम लोग बड़े उत्साहित थे, और कांग्रेस ही परेशान कि जेपी के दबाव में पूरा बैलेट पेपर को प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट डे शाम में इंदिरा जी का स्टेटमेंट आया कि मैं जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती हूं, ये उन्होंने कहा था। सर इंदिरा जी के हम भारी विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी हम चर्चा कभी बाद में करेंगे, उनकी उपलब्धियां भी रही हैं। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद जी ये बोल रहे थे तो शायद अपनी पार्टी की परंपरा भूल गए थे कि जब जनता जागती है तो कांग्रेस पार्टी, जिसने यूपी में इतने लंबे तक शासन किया, उसको एक लोकसभा की सीट नहीं मिली थी। ये हमें इसका स्वीकार करना चाहिए। बिहार से मैं आता हूं, वहां भी एक सीट नहीं मिली थी। वहां तो खैर जेपी का केंद्र भी था, जेपी वहां रहते भी थे, हमें इस बात का गर्व है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं माननीय उपसभापति जी? आज भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए, और देश के संविधान के निर्माताओं ने बहुत चर्चा थी कि क्या हम लिमिटेड डेमोक्रेसी लाएं या आम आदमी को ट्रस्ट करें।
और आज डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू जी, सारे उन महान नेताओं को सम्मान करते हुए हम अभिनंदन करते हुए कहा कि हमें देश के आम जनता के सोच पर विश्वास करना चाहिए। और आज जब 70 साल हो गए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत की जनता यह जानती है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी को भी हरा सकती है, वो नेता कितना भी बड़ा हो, केंद्र में या प्रदेश में। और भारत की नेता यह जानती है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी भी पार्टी को हरा सकती है, केंद्र में या प्रदेश में। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी परिपक्वता आई है और ह्यूमिलिटी आई है। माननीय सभापति जी, मैं एक बात आज कहना चाहता हूं। मैं उस समय एमपी नहीं था। मुझे मालूम है कि एक प्रदेश से एक नेता चुनकर आए और वो भारत से अलगाव की बात करते थे, बहुत खुलकर अलगाव की बात करते थे। और जब वो लोकसभा में चुनकर आए तो उन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत शपथ ली। ये होता है जनादेश। बिना बताए जनता ने उनको बताया कि आपको हमने चुना है, अब भारत के संविधान का सम्मान करना सीखिए। उस बात जब हम चुनाव की बात करते हैं तो आज मुझे चुनाव आयोग का भी सम्मान करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक स्वायत्त संस्था के रूप में देश के चुनाव को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है और समय के अनुसार बदलाव भी किया है। आज मुझे अपने हाउस के सामने इस बात को कहना पड़ेगा कि मैं बिहार से आता हूं। ज्यादा नहीं, उपसभापति जी, कुछ वर्षों की पहले की बात है कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन 8-10 लाश गिरनी है। आप जानते हैं, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। माननीय हरवंश जी हमारे मित्र, प्रखर संपादक हैं, बिहार की राजनीति पर लिखते रहे हैं काफी दिनों से। रामगोपाल जी बताएं, पूरी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ करता था? जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन कुछ लाशें गिरनी है। और मैं चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता बचपन से हूं तो चुनाव में काम करने का अवसर बहुत दिनों से मिला है। तो भैया, तुमने बूथ मैनेजमेंट का क्या उपाय किया है, बताओ पहले। तुम्हारे साथ कितनी बड़ी फोर्स है, ये बताओ पहले। और आज इस बात का हमें बहुत गर्व है कि चुनाव आयोग ने व्यवस्था की कि आज बूथ कैप्चरिंग बंद है। और बूथ कैप्चरिंग अगर होती है तो तुरंत रिपोल होता है, इलेक्शन काउंटरमांड होता है। और नई तकनीक को इंट्रोड्यूस करके चुनाव आयोग को और ईमानदार बनाया गया है। तो चुनाव आयोग ने जो समय समय पर बदलाव किया है, मैं ईवीएम पर चर्चा करूंगा बाद में और काफी विस्तार से करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के जो ये बहुत बड़े प्रगतिशील कदम हुए हैं उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। अब बात हुई है चुनाव हारने की, जीतने की। सीताराम येचुरी जी कहां है? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं उनके पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज से 1 साल पहले माननीय सभापति जी, आपके प्रदेश में उनकी भारी जीत हुई है। ईवीएम से हुई है कि बैलेट पेपर से हुई है? ईवीएम से हुई है। तो क्या उस समय ईवीएम ठीक था और आज खराब हो गया? ये बात हमें समझ में नहीं आती। हम देश जीते, हम हरियाणा जीते, हम झारखंड जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम जम्मू कश्मीर जीते, हम बिहार हार गए। सूरज जी, आप जीत गए। हम दिल्ली भी हार गए। लेकिन जिस समय माननीय नीतीश कुमार जीत रहे थे आपके कंधे और लालू जी के कंधे पर, तो उस समय क्या ईवीएम ठीक था और आज खराब हो गया? इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्षमा करिए शरद जी, आप कई बार लोकसभा में आए और मुझे याद है कि एक बार आप धरने पर बैठ गए थे गड़बड़ी के बारे में। जब काउंटिंग हुई तो आप जीत गए। आप धरने पर हैं धांधली के खिलाफ और जनता आपको जिता रही है। ये भी ईवीएम में किया करके दिखाया। माननीय रामगोपाल जी, फिर कहूंगा आपका मैं सम्मान करता हूं। अब इस शब्द को सुनते ही उधर से फिर कुछ टिप्पणी हो जाएगी, उसका हिसाब बाद में करेंगे। लेकिन 2012 में जो आपकी जीत हुई थी इतनी भारी, और मैं उस समय भी बड़े इलाके का प्रभारी था आपके प्रदेश में, और हमें लग नहीं रहा था, लेकिन लोग बता रहे थे कि अखिलेश जी के पक्ष में एक हवा है, उनका एक चार्म है, और ऐसे जीते कि आपको 223 सीटें जिता दिया। उस समय ईवीएम ठीक था कि खराब था, ये बताइए मुझे।
अच्छा, क्या बात है। आगे। तो जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, और जब आप हारे तो ईवीएम खराब। ये तो एक नया तर्क हमने सुना। अच्छा ठीक मैं आ रहा अच्छा एक मिनट अगर ठीक है, आपने कह दिया 2014 में हमारी सरकार आई, 30 साल के बाद एक पार्टी को बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी को देश ने एक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री चुना, और अगर हमारी इतनी ताकत थी तो हम भी सरकार के छोटे मंत्री हैं, तब तो बिहार में हम सरकार का दबाव देकर जीत गए होते, अगर इतना पावर था। और अगर हमको इतना पावर था तो कम से कम दिल्ली में तो हमको जीतना ही चाहिए था, ये कैपिटल है। तो आप बड़े वरिष्ठ हैं, क्षमा करिए। अब कांग्रेस के मित्रों को हम क्या कहें? नीतीश जी के कंधे पर आपको 27 सीट बिहार में मिल गई। वैसे बिहार में तो आपको पता नहीं है बहुत दिन से, अच्छी बात है, आज आपके मंत्री भी हैं। तो उस समय जो आपको 27 सीट मिली तो ईवीएम ठीक था कि खराब था, आप मुझे बताइए। और माननीय सतीश मिश्रा जी, आपका भी तो सम्मान मैं करता ही हूं, आप देश के बहुत बड़े वकील हैं, मैं छोटा सा वकील हूं, आजकल कानून मंत्री हो तो वकालत भी बंद है मेरी। लेकिन ये बताइए कि 2007 में जो आपकी पार्टी को निर्णायक बहुमत मिला था लखनऊ में, उस समय ईवीएम ठीक था कि खराब था? हाँ, अभी आप शांति से सुनिए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ईवीएम आपको जिताता है तो ईवीएम ठीक है, जब ईवीएम आपको हराता है तो ईवीएम खराब है। न ईवीएम आपको जिताता है, न ईवीएम आपको हराता है। प्रदेश की जनता जिताती है और प्रदेश की जनता हराती है, यह समझना पड़ेगा। और इस बार क्योंकि यह पूरी बहस इलेक्टोरल रिफॉर्म पे कम थी और यूपी के पराजय पर अधिक थी, तो एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के गरीब ने, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने, उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ों ने, उत्तर प्रदेश के आम लोगों ने यह माना कि उत्तर प्रदेश में जो विकास का भाव रहा है, नरेंद्र मोदी के साथ चलना है और विकास के रास्ते पर चलना है, इसलिए जीत हुई है। मैंने ये कहा अच्छा, मैं अभी जनता की बात कर रहा हूं ना जया जी, जरा मुझे बोलने दीजिए जया जी प्लीज। आप चाहती तो इंटरव्यू कर सकती थी आप। दूसरी बात मुझे कहनी है कि चुनाव में हम भी प्रचार कर रहे थे, आप तो घूम ही रहे थे, अपनी पार्टी को संभाल भी रहे थे, बिखराव से बचा भी रहे थे आदित्य रामगोपाल जी। लेकिन एक बात हमेशा समझिए, उत्तर प्रदेश के गरीब ने अपने को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा है। ये जमीन पर मैं देख रहा था, आज कार्यक्रमों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या फसल बीमा योजना है या जनधन योजना है या नोटबंदी की योजना है। मैं देश का आईटी मंत्री भी हूं, देख रहा हूं गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर 50,000 आपके यूपी में है, उनके कई कार्यक्रमों में गया और कैसी आशा दिखाई पड़ रही थी। तो एक बदलाव हुआ है और कृपया करके उस बदलाव को स्वीकारिए। कल माननीय प्रकाश जावड़ेकर ने बहुत विस्तार से वोटों का हिसाब किताब रखा है, मेरे पास भी है, मैं उसकी बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आज मुझे कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में 403 में 325 सीटें मिली हैं तो ये जनादेश हुआ है। तो इसीलिए मैंने 77 से तुलना की कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं मिली थी, और आप भी उस समय हम लोग के साथ थे, और शरदजीत तो खैर उस मूवमेंट के पार्टी थे। और 2014 के लोकसभा चुनाव में सतीश मिश्रा जी की पार्टी को एक सीट नहीं मिली, आपको 5 मिली थी, 73 में मिली थी। और आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आसाम में हमारा संगठन कमजोर रहा है, आसाम में हमें पूरा बहुमत मिला, ईवीएम के माध्यम से मिला, और किसी ने शिकायत नहीं की कि वहां ईवीएम गड़बड़ है, उनकी पार्टी ने भी नहीं की, माननीय गुलाम नबी आजाद जी की पार्टी ने। आज मणिपुर में हमें 21 सीट मिलती है, अब हमने बहुमत साबित कर दिया, अलग विषय, लेकिन मणिपुर में हमारा एक म्युनिसिपल काउंसलर भी नहीं था, इस बात को समझिए। आज कमल उड़ीसा में खिल रहा है, आज केरला में तमाम
जो भी हमले हो रहे हैं, बाकी हो रहे हैं, इसके बावजूद हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि देश की जनता बीजेपी की तरफ आ रही है। हम चाहेंगे आप भी जाइए, गठबंधन बनाइए, विश्वास जोड़िए, प्रचार करिए, जनता का विश्वास लीजिए। लेकिन जनता अगर इतने निर्णायक तरीके से हमारे साथ आ रही है तो कृपया कर करके उस जनादेश को तिरस्कृत मत करिए। अगर पहले जनता ने आपको वोट दिया, हमने उसका सम्मान किया। अगर जनता आज हमें जिता रही है तो प्रेम से, विश्वास से जिता रही है कि इनके साथ चलने में प्रदेश की भलाई है, उसको स्वीकारिए। हम काम करेंगे और उनका विश्वास जीतेंगे। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता था, क्योंकि बड़े वरिष्ठ लोगों ने अपने भाषण में जिस तरह की टिप्पणियां की तो ऐसा लगा कि हमारी पूरी जीत को नकारने की कोशिश की जा रही है। यह जनादेश का सम्मान नहीं है, ये जनादेश का, क्षमा करें, अपमान है। और इसीलिए आज हम बड़े दावे के साथ कहना चाहेंगे, मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, लेकिन मैं देश अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं, और उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत विस्तार से प्रचार किया, और जनता के आशीर्वाद, प्रेम और पार्टी के साथ चलने के संकल्प के कारण हमारी इतनी विजय हुई है, ये हम कहना चाहते हैं और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहते हैं। एक बात मैं और अपना अनुभव बताना चाहता हूं, ये देश की राजनीति कैसे बदल रही है। 3 तलाक का विषय सुप्रीम कोर्ट में है, हमने अपना स्टैंड लिया, लेकिन सवाल पूछे गए, मैंने इस विषय को रखा था, पूरे यूपी में रखा था, आप भी देख रहे हो, और कई मुस्लिम इलाकों में भी मुझे प्रचार करने का अवसर मिला, उनकी चर्चाओं में जाने का अवसर मिला। मुझे एक नया बदलाव दिखाई पड़ रहा। अब वोट मिला नहीं मिला इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन देश की राजनीति कैसे बदल रही है, युवकों की, ये हम सभी देख रहे हैं। तो मेरा खाली कहना यह है कि आप सभी लोकतंत्र के बड़े प्रामाणिक लोग हैं। हम लोग वहां बैठ, और हम लोग जितने लोग बैठे हैं यहां पर, सब सरकार में कहीं ना कहीं रहे हैं। आपकी तो साहब 50-55 साल तक मिल्कियत चली है, जनता के आशीर्वाद से चली है, मैं साफ बोलना चाहता हूं। कुछ समय तक वो हमारे साथ रहे हैं, हम उनके साथ रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ भी रहे हैं। तो आज देश की राजनीति में इस सदन में बैठे हुए सारे पॉलिटिकल फोर्सेस केंद्र में सत्ता में रहे हैं, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमें जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। वैसे जो हम काम कर रहे हैं, हमें विनम्रता से लगता है अभी लंबे समय तक आपके आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कहानी कभी और सही, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। सर, अब मैं ईवीएम के बारे में आना चाहता हूं, और ईवीएम का विषय थोड़ा बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि काफी सवाल उठाए गए ईवीएम को लेकर। सर, चर्चा हुई ईवीएम के किस तरह से आया, दिनेश गोस्वामी कमेटी की चर्चा हुई थी। पहली बार 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ही कहा कि एक बार टेक्नोलॉजिकल रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट होना चाहिए, लेकिन कहा गया कि इसको हम तो, और ये जान लीजिए सारी पार्टी के लोग उसके मेंबर थे, वो रिपोर्ट मेरे पास है, एक्सेप्ट उसका है, लेकिन कहा गया कि हम इसको इन प्रिंसिपल अप्रूव करते हैं, लेकिन इसका टेक्नोलॉजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। इसलिए उसके लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी बनाई गई, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट आईआईटी के थे। कमेटी के हेड थे प्रोफेसर एस संपत, उस समय चेयरमैन असेसमेंट सेंटर थे डीआरडीओ के, प्रोफेसर पीआर इंद्रेसन आईआईटी दिल्ली के, डॉक्टर सी राव कसरबग्दा डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर त्रिवेंद्रम मेंबर थे। इस कमेटी ने पूरे इस मामले को और टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट को विस्तार से देखा, और क्या कहा, द कमिटी यूनानिमसली रिकमेंड्स द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विदाउट फर्दर लॉस ऑफ टाइम। यह कहानी 1990 से शुरू होती, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की हम तारीफ करेंगे, चुनाव आयोग ने उसके लिए अलग से एक कंसल्टिंग ग्रुप बनाया आईआईटी के प्रोफेसर्स का, कि आप दोबारा इसको वेरीफाई करो। और इस कमेटी में रजत मुना थे, प्रोफेसर डीके शर्मा थे, डॉक्टर डीटी शाहनी थे, सब आईआईटी कानपुर दिल्ली के प्रोफेसर्स हैं। इन सबों ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है। ईवीएम का फायदा क्या है, आज मैं सदन में थोड़ा विस्तार से ईवीएम के बारे में बताना चाहता हूं। ईवीएम में इनवैलिड वोट नहीं होता। ईवीएम में आप दबाएंगे, आपका वोट रिकॉर्ड होता है, या आपका वोट नहीं रिकॉर्ड होता है। नहीं रिकॉर्ड होता तो उसको बताएंगे, आप दोबारा वोट आपका रिकॉर्ड कराते हैं।
लेकिन आज मैं सदन के सामने माननीय उपसभापति जी एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। 1962 से 99, 2000 से शुरू हो गया, 1962 से 99 के बीच में ऐसे लोकसभा के कई सीटें रही हैं जहां पर जीतने वाले उम्मीदवार से अधिक इनवैलिड वोट पड़े थे। मतलब जो जीता और उसकी जीत का अंतर और इनवैलिड वोट का अंतर उससे अधिक था। 62 में 45, 67 में 104 सीट, 71 में 52 सीट, 1977 में 38 सीट, 80 में 38 सीट, 84-85 में 45 सीट, 89 में 60 सीट, 91-92 में 60 सीट, 1996 में 64 सीट, 98 में 70 सीट, 99 में 74 सीट। अब बताइए, एवरेज ये संख्या आती है 65 से 70, तो 62 से लेकर 99 के बीच में अगर 65 से 70 सीट इनवैलिड वोट की संख्या जीत के अंतर से अधिक है, तो आप समझ सकते हैं देश में चुनाव किस तरह से हो रहा था। यह बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। और लोग ऑब्वियसली इसमें क्या फायदा है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती, इंपॉसिबल कह सकते हैं हम उसको। इसमें 5 वोट से ज्यादा 1 मिनट में पढ़ नहीं सकते। अब हम सभी लोग पॉलिटिकल लोग रहे हैं, बचपन से मैं भी रहा हूं। पहले क्या होता था, एक बूथ कैप्चर दस्ता बनता था, याद है आपको? हाँ, मेरे प्रदेश में तो बहुत बनता था, आपके प्रदेशों में भी होता था, दक्षिण में भी होता था। और क्षमा करिए, बाद में बंगाल में इसको परफेक्ट कर दिया गया। बोलिए, वहां बैठे हुए हैं बंगाल के हमारे नेता, वो जानते हैं उस बात को। अब किसने किया वो चर्चा कभी बात करेंगे। तो पहले तो वोट आने से रोको, मोहल्ले से बाहर नहीं जाओगे, जाओगे तो चुपचाप से अपना वोट देके चले आओगे या डराया जाएगा। और उसके बाद कैप्चरिंग दस्ता जाता था, कई बार उसको फाड़ भी दिया जाता था। और मुझे याद है उपसभापति जी, बिहार में मैं कई बार चुनाव का प्रभारी बनता था और उतनी लड़ाई हुआ करती थी कि मेरा काम था काउंटर मांडिंग का एप्लीकेशन बनाना, पटना में विशेष रूप से सारे एविडेंस को लेना। ये सारा बैकग्राउंड था, हमें उसको अस्वीकार नहीं करना पड़ेगा। वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एज टू हाउ द इलेक्शन प्रोसेस वाज थॉट टू बी पोल्यूटेड, करप्टेड बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस। वी कैन नॉट रन अवे आउट ऑफ इट। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ईवीएम के आने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, इससे बूथ कैप्चरिंग कम हुई है। और एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है माननीय उपसभापति जी, और उस स्टडी में इस बात को दिखाया गया है, ये impact of electronic voting machine on electoral frauds, democracy and development। ये 3 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लोगों ने लिखा है, वहां के लोग पढ़ाते हैं, रिसर्चर्स हैं, और उन्होंने 20 साल का इलेक्शन डाटा निकाला और उसके बाद से स्टडी किया। और वो स्टडी इंडियन एक्सप्रेस में 22 मार्च को विस्तार से छपा है, Why EMs are win-win, और उसमें लिखा है, डाटा शोज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स प्रोवाइड फेयर इलेक्शंस which helps improve public utility provisions, reduce crimes। और उसमें आगे लिखा है, चाहे तो मैं सदन के एक्सप्रेस में नाम भी लिया, in a democracy where political representatives are elected by people, it is expected they will ensure the security of citizens by maintaining law and order. However, in a rigged electoral system, politicians fail to provide security to ordinary people because they depend on criminal elements in the electoral process. Politicians therefore end up supporting and protecting criminals. But data suggests a very strong link between the introduction of EVM and decline in crime, in particular a great decline in murder and rape. ये तो पूरा 20 साल की स्टडी पर बात कही जा रही है। तो ईवीएम ने देश के पूरे चुनावी प्रक्रिया में शुचिता लाई, अकाउंटेबिलिटी लाई। सर, मैं सुन रहा था कि काफी बातें कही गई हैं कि केस लॉ ये, केस लॉ वो। ये पूरे ईवीएम को की प्रक्रिया जब शुरू की गई तो उसको कई जगह चैलेंज किया गया, लगभग 4-5 हाई कोर्ट्स में। और मैं कुछ हाई कोर्ट के फैसले
को यहाँ कोट करना चाहूंगा क्योंकि मिश्रा जी ने बहुत सी फैसलों को कोट किया है, वो जनरल में स्पेसिफिक। ईवीएम के चैलेंज को ही पहले मैं, और सर एक बात बता दूं, ये सदन को बताना बहुत जरूरी है कि चिप की बात की या बाकी की बात की, ईवीएम में कोई कंप्यूटर लिंकेज नहीं होता है, कोई इंटरनेट लिंकेज नहीं होता है, कोई वायरलेस लिंकेज नहीं होता है। और दूसरी बात ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कंप्यूटर, ये पूछा गया कि बनता कहां पर है, वो जापान की टेक्नोलॉजी बताई गई, बाकी की गई। मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि इस बड़ी टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भारत की 2 पीएसयू हैं। पहला पीएसयू है जो रक्षा मंत्रालय का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तपन बाबू कहां गए? पीएसयू के बड़े समर्थक हैं, तो थोड़ा उनको सुनना चाहिए। और दूसरा ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री का पीएसयू है। और सर मैं विनम्रता से बताना चाहूंगा, इसको पीएसयू को ही क्यों बनाने को कहा गया? सिक्योरिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि दोनों पीएसयू हैं, ये संसद के प्रति अकाउंटेबल है और वो इस बात के लिए बहुत पर्टिकुलर है। और सर जब मैं पेपर ट्रेल के बारे में मैं बताऊंगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि हम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए ईवीएम जब भी बनेगा पीएसयू में ही बनेगा। और इलेक्शन कमीशन का भी दबाव रहता है कि जब भी ईवीएम बनेगा तो पीएसयू में ही बनेगा। तो ये प्रक्रिया चल रही है सर, और सॉफ्टवेयर वही बनाते हैं बाकायदे, वो बर्नआउट होता है सॉफ्टवेयर। यस यू आर राइट। ये जो हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट लोगों ने इसको बाकायदे डेवलप किया है, और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो सॉफ्टवेयर जैसी, एक तो जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ओके नहीं करता, आप तो इलेक्शन लड़ चुके हैं, तब तक वो होता नहीं है और उस सिस्टम से बाहर जाता नहीं। लेकिन सर चर्चा की गई कि बाकी दुनिया में नहीं है तो हिंदुस्तान में क्यों है? ये हम लोग हिंदुस्तान को एक प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कब तक देखते रहेंगे, ये हमें समझ नहीं आता। आपने हंस दिया, आधार तो आपने शुरू किया था ना, हमने उसको सजाया, संवारा, आगे बढ़ाया। आज आधार की तारीफ दुनिया कर रही है कि भारत ने ये टेक्नोलॉजी कहां से लाई। तो क्या आपने कहा, आप कहेंगे क्या कि दुनिया, अमेरिका में आधार नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, तो भारत में क्यों लाए? अरे भारत के ऊपर पूरा विश्वास करना सीखिए, ये मैं कहना चाहता हूं साइंटिस्ट के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बैठिए। ये बात आपको 2012 में उठाना चाहिए था जब जीत गए थे आप, हाँ? उस समय नहीं उठाई थी। अच्छा, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, बैठिए आप। नहीं बिना, अच्छा ठीक है, वही बैठाएंगे। उनसे आग्रह करूं कि आप यील्ड नहीं कर रहे हैं, आपको यील्ड नहीं कर रहे हैं, बेस्ट चलने दीजिए, बहुत अच्छी हो रही है। सर मैं एक ही बात इस सदन को, जी आप खुद बैठ गए हैं। सर मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, वो मुझसे भी बहुत बड़े हैं सदन में सर, मैं मानता हूं। सर मैं एक बात अवश्य कहूंगा, सर, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर 2014 में जीतने के बाद हमारी इतनी ताकत होती, चुनाव आयोग हमारे इतने प्रभाव दबाव में होता, और अगर पूरे ईवीएम का प्रोग्रामिंग हमारे दबाव में बदल गया होता, तो दिल्ली हम जीत जाते। यहां तो हमें सिर्फ 3 सीट मिली 70 में, और बिहार भी जीत गए होते। और मैं तो सबसे पहले चाहता कि शरद जी आपको बिहार में हरा देता मैं। अब चलिए, राज्यसभा का विषय हम लोगों ने बहुत सुधारा है, राम गोपाल जी आप भी जानते हैं, और अब खुदा साहब की चिंता अब आप उठा रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको, चलिए। हाँ, ये तो चौधरी साहब बैठे हुए हैं जरा से। हाई कोर्ट ने आज उसको रिट को भी खारिज कर, इलेक्शन पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। अच्छा चलिए बैठिए आप बैठिए, अच्छी बहस चल रही है, जवाब सुनिए। सर मद्रास हाई कोर्ट में ये चैलेंज आया सर, और काफी लंबी बहस हुई सर,
और मैं 5-6 लाइन 2-3 हाईकोर्ट के पढ़ना चाहूंगा and I would like this should become a part of the record of this honorable house. एक मिनट मैं बता रहा हूं. हाँ, 10/4/2001 का है, मैं मालूम है. ठीक है. जब चीजें शुरू हुई तभी ना होगा. There is also no question of introducing any virus or bugs for a reason that EVM cannot be compared to personal computers. The programming in computers suggested has no bearing with EVMs. The computer would have inherent limitations having connection through internet by their way design. But the EVM are independent units and the program in EVM is entirely a different system. We are convinced that sufficient safeguards are maintained to have the election conducted in a just, fair and proper manner. The apprehension of the petitioner that the use of EVM will not serve any purpose because of lack of procedures on maintaining the secrecy, counting and registration of votes to the person to whom it was intended by pressing the button is unfounded. ये मद्रास हाई कोर्ट का है सर. एक मिनट. अब ऐसा है कि अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हम लोग सदन में हैं. सर दूसरा है सर, अगर उनको इलेक्शन पिटीशन करना है तो यूपी के 403 सीट पे इलेक्शन पिटीशन कर दे. ये सुप्रीम कोर्ट का आपने जजमेंट तो बताई, लेकिन किसने, ये कौन कोर्ट के लिए गया, ये तो बाजू नहीं है, ये कनेक्टेड है. एक मिनट में आ रहा हूं. अच्छा, कोर्ट ने अपने आप ही किया, उन्हें हवा ने की, हवा कोर्ट में चली गई. कोई आदमी तो गया होगा कोर्ट में. एक मिनट, सॉरी. अच्छा मैं हो गई बात. आपने अपनी बात कह दी. ठीक है, तो अब उसको जवाब तो मैं जवाब दे दीजिए ना मुझे आप काइंडली. बस ठीक है प्लीज. सर इस पूरे इलेक्शन पिटीशन में हो या केस हो, ये चैलेंज था कि ईवीएम इज नॉट ए डिपेंडेबल मशीन. ईवीएम इज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन. ईवीएम हैज नो सीक्रेसी. ईवीएम हैव नो सिक्योरिटी. और उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया. ये पूरा मैं यही तो पढ़ रहा हूं, यही तो यहां बहस की गई है कि ईवीएम बिकता है, दबाव में आता है, सिक्योरिटी नहीं है. अब सर उसके बाद कर्नाटका हाईकोर्ट का पढ़ रहा हूं. The evidence further discloses the EVM has seeming advantage over the traditional manual ballot method. In the manual method, there is possibility of swift rigging at the end of polling time. When EVM are used, the malpractice of rigging swiftly and quickly at the closing hours of the political time stands avoided. The EVM has been put in use in the last election, in the last assembly election, UP and other states. The practical wealth of experience has dispelled abundantly the theoretical and founded apprehension of the possible misuse. The invention is undoubtedly a great achievement in the electronic and computer technology and a national pride. तो ये भी कोर्ट ने कहा. तो अब बाकी मैं नहीं कहता हूं, इसमें केरला हाई कोर्ट है और कई के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया. मान लिए उपसभापति जी, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ईवीएम को चैलेंज कई स्तरों पर किया गया. इलेक्शन पिटीशन में किया गया या पीआईएल में किया गया, ये उतना जरूरी नहीं है. हर जगह पर तर्क एक ही दिया गया. तर्क ये था कि ईवीएम सिक्योर नहीं है, ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम को और तरीके से प्रभावित किया जा सकता है. और बार बार कोर्ट ने यही कहा कि नो, दिस एलिगेशन इज अनफाउंडेड, ईवीएम इज ए नेशनल प्राइड. मैं यही तो कह रहा हूं. और यहां जो पूरे तर्क दिए गए वो तर्क क्या थे? मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं. अच्छा, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं. सॉरी, बाद में कर लीजिए सर. क्लेरिफिकेशन. सर मिस्टर आप सतीश मिश्रा जी भी बड़े वकील हैं. सर मैं इस प्लीज सिट डाउन. सर मैं इस पूरे एलिगेशन को बिल्कुल इस एलिगेशन को मैं सतीश मिश्रा से उम्मीद नहीं करता था कि मैं मिसलीड कर रहा हूं. आई डिनाई इट विथ ऑल द अथॉरिटी एट माय कमांड. सर मैं सिर्फ यही इसका लिमिटेड प्रयोग यही कर रहा हूं कि इसको बार बार चैलेंज किया गया. सर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सर 2006 में इसको और रीइंफोर्स किया. और सर ये जो मैं पूरी बातें कह रहा हूं ये तो मेरी बातें नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से मैं सदन में जवाब दे रहा हूं और सरकार की तरफ से, तो ये सारे मटेरियल चुनाव आयोग ने दिए हैं मुझे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बार बार इसको चैलेंज किया गया. सर जब मिश्रा जी ने कल इस बात को कहा था कि मैंने इस विषय को उठाया था, उन्होंने उनको जवाब भी दिया था, ये उनके और चुनाव आयोग का विषय है. लेकिन चुनाव आयोग ने
कई बार अपने वेबसाइट पर लोगों को ओपन अवसर दिया कि जिनको भी आना है आए और बताएं कि इसमें क्या क्या कमी है। और क्षमा करें सर, कोई नहीं गया उन कमियों को बताने के लिए। और वो उन्होंने बड़े बड़े लोगों से भी कहा, पब्लिकली कहा, स्टेटमेंट दिया कि अगर ईवीएम को चैलेंज करने का किसी के पास भी कोई प्रमाण है, चुनाव, और उनकी पूरी टेक्निकल टीम बैठी हुई थी। और मैं सतीश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो बहुत ही एमिनेंट लॉयर भी हैं, अनुभवी एमपी भी हैं। मैं आ रहा हूं। अपने पूरे, वो भी नहीं गए थे, क्षमा करिए, वहां पर, और वो अपने पूरी टीम के साथ जाए। अब सर, नरसिंघम ने कोई किताब लिखी, उनकी अपनी किताब थी सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, सतीश जी मुझसे बड़े वकील हैं, हम लोग बहुत केस बहस करते हैं। तो भाई मैं तो मान रहा हूं, आप इतने परेशान क्यों हैं सर? चाहे सतीश जी या मैं, हम लोग कोई केस बहस करते हैं, हम लोग कोई केस बहस करते हैं, तो वो केस में हमारी पार्टी का व्यू नहीं होता, इस बात को समझे। वो पार्टी का व्यू हम नहीं देते, वो तो मेरे लॉयर इंगेज होते हैं। तो जिस नरसिंहा राव की बात की गई, उन्होंने नरसिंघम की, उन्होंने बार बार कहा है कि ये हमने रिसर्चर के रूप में किताब लिखी है, ये बीजेपी का कोई ऑथेंटिक व्यू नहीं है। तो इसलिए, और दैट हैज कम इन पब्लिक डोमेन। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, अगर इनके पास में कोई प्रमाण है टेक्नोलॉजी का, बाकी का, तो चुनाव आयोग के पास जाएं, उनको बताएं, हमें कुछ नहीं कहना है। अगर चुनाव आयोग कन्विंस हो जाता है कि जो इनकी बात टेक्नोलॉजी पर सही है, चुनाव आयोग विचार करेगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ओपनली इस बात को कहता है और आप नहीं जाते हैं, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये मैं उनके ऊपर कहना चाहता हूं। तो सर, ईवीएम का विषय हो गया सर। कई भी बातें और उठाई गई। तो अभी मैं भाषण खत्म किया क्या? भाषण खत्म नहीं किया सर। 3-4 विषय और आए हैं सर। ऑन द इश्यू ऑफ सर पेड न्यूज, शरद जी ने न्यूज पर बहुत बातें कही। शरद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी सरकार न्यूज के बारे में, हमारा वक्त है कि भारत के संविधान के अंतर्गत उनको न्यूज की आजादी का पूरा अधिकार है और उनको हमारी आलोचना करने का भी अधिकार है। लेकिन आप तो जमीनी नेता हैं शरद जी, आप तो जमीनी नेता हैं। मोदी जी के खिलाफ तो 20 साल से उन्होंने इतना प्रचार अभियान चलाया। अरे, जनता के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनकी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा। लेकिन हां, पेड न्यूज के बारे में जो आपने बात कही है, उस पर चुनाव आयोग भी बहुत संवेदनशील है। उन्होंने भी कहा कि पेड न्यूज के बारे में चर्चा होनी चाहिए और उसमें हमारा भी मन बहुत ही खुला हुआ है। सुनिए, मैंने कल जो मजीठिया कमेटी है उसमें जो बेजेस है, मीडिया जो है, पत्रकारिता जो है, उसकी आत्मा जो है पत्रकार है। आज पूरे पत्रकार एक तरह से स्लेव हो गए मालिकों के। इसका क्या रास्ता होगा? यदि ये आज़ादी जो दी हुई है, ये आज़ादी किसी के यहाँ बंधक हो जाएगी, तो फिर हिंदुस्तान का लोकतंत्र बंधक हो जाएगा। मेरी विनती है, इस पर आप कुछ कहिए कि कोई कानून लाया जाए। फिर आपने एक बात कही थी, आपने बड़े विस्तार से ईवीएम मशीन्स के बारे में चर्चा की, बहुत अच्छा। अब उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जो कल हमने और हमारे साथियों ने मुद्दा उठाया था कि पिछले 3-4 वर्ष से इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हम ईवीएम मशीन ठीक है, लेकिन बोला ना मुझे, आप काफी बोले, मुझे जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दूंगा ना। आपने वो 3,100 करोड़ के बारे में केंद्रीय सरकार तो अभी इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं देती? कहां मना कर रहा हूं? आप जरा वेट करें, मैं कहां भाग रहा हूं? ठीक। मैंने कहा उसको, और वो भी चैप्टर है, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। तो सर, जहां तक एक सवाल आया था मीडिया के बारे में, तो शरद जी आप जानते हैं उसके बारे में दूसरे विभाग का मामला है, वो विषय लेबर का है। लेकिन इस बारे में अगर राजनीति में कोई आम राय बनेगी, पत्रकारिता को एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकायदे हम मीडिया की आलोचना करें। अब मीडिया तो गांधी जी के समय में भी कई बड़े बड़े लोगों के पास में थी, तो उसको उस प्रकार से देखने की जरूरत है। उसमें पूंजी का भी निवेश होता है, उसका भी सम्मान करने की जरूरत है। सर, एक बात बहुत चर्चा हुई, वो चर्चा हुई कि जो पार्टी कैंपेन करती है
उसके खर्चा को भी उम्मीदवार के खर्चा में जोड़ दिया जाए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप तो बहुत चुनाव के प्रभारी रहे हैं। कैंपेन में पार्टियां जाती हैं अपने विचारधारा को बताने के लिए, नेता उस लिए जाते हैं और बाकी नेता भी उस लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और उसको आप कहेंगे कि हम अपने नेता को भेजेंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है या मुख्यमंत्री का है या आपकी पार्टी के अध्यक्ष है, सारा खर्चा तुमको बेयर करना पड़ेगा, तो आज की तारीख में जो 25-28 लाख रुपया है विधानसभा के लिए, तो 2 मीटिंग में वो खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिए। और लोकसभा में 70 लाख की सीमा है माननीय उपसभापति जी, तो ज्यादा नहीं, प्रधानमंत्री की 1 सभा हो गई तो खर्चा गया, या कोई बड़े नेता की 2 सभा हो गई तो खर्चा गया। तो इसलिए इसके पीछे एक सोची समझी नीति है कि कम से कम उम्मीदवार अपना प्रचार करेगा, वो पार्टी का है तो उसकी पार्टी के विचारधारा का भी प्रचार होना चाहिए कि अगर उसकी पार्टी की सरकार आएगी तो वहां के चुनाव में उसके क्या क्या काम किए जाएंगे। एक बात और है, चुनाव को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, तो मैं भी मानता हूं। मुझे याद है उपसभापति जी, मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक बड़ा सा बदल लगाना था, तो कहे यहां परमिशन लो, वहां परमिशन लो, वहां परमिशन लो, बाद में वो नहीं लग पाया। हमने कहा लोकतंत्र के त्योहार में इतना अवरोध नहीं होना चाहिए। पटना में अपने घर पे झंडा लगाना था पार्टी का, तो कहा गया डीएम से पूछना है क्या? कहा मैं कानून जानता हूं, मुझे अपने घर पर अपनी पार्टी का झंडा लगाना संविधान का अधिकार है। उनको मानना पड़ा, बाकी लोग डर जाते हैं। तो इसलिए मॉडल प्रोडक्ट भी थोड़ा सरल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको चुनाव को त्योहार बनाना है तो उस त्योहार में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह अधिकार मिलना चाहिए, और सब कुछ अगर आप उम्मीदवार के ऊपर डाल देंगे तो उसके चुनाव प्रचार का अभियान समाप्त हो जाएगा। इसका विचार करना बहुत जरूरी है, यह मैं कहना चाहूंगा। सर, पेड न्यूज का सवाल है शरद जी, मैं उस पर भी आपने कहा था। पेड न्यूज के बारे में लॉ कमीशन का एक विचार आया है और लॉ कमीशन ने उस पर विस्तार से कहा है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और प्रावधान चेंज करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। और उसके बाद हमारा भी मन बहुत स्पष्ट है इस मामले में कि प्रेस काउंसिल से बात करना चाहिए, क्योंकि वो इसको देखते हैं अखबारों को। और मैंने राय करनी पड़ेगी, आप मंत्री रहे हैं, सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। और सर, इसके बाद मैंने ऐसा सुझाव दिया है, इसको देख रहा हूं, कोई मैं आश्वासन नहीं देता हूं, कि ऑल पार्टी से चर्चा भी करेंगे और चर्चा कर करके इसको फर्म अप करने के लिए जरूरत है। मैं इस बात से नीतिगत रूप से सहमत हूं कि पेड न्यूज के बारे में विचार करने की जरूरत है। सर, अब आती है स्टेट फंडिंग की बात। सर, स्टेट फंडिंग के बारे में कल सर एक चर्चा और हुई सर कि ईवीएम और कहीं नहीं है और कोई देश में नहीं है। सर, मैं बता देना चाहता हूं सर कि फ्रांस में है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में उसको यूज करते हैं सर। बेल्जियम में है, अर्जेंटीना में है, ब्राजील में है, वेनेजुला में है, मंगोलिया में है, पुर्तगाल में है, फिलीपाइंस में है, भूटान में है। अब इतनी जगह पर तो चल रहा है सर, अब आगे देखा जाए। सर, मुझे बोलने दिया जाए सर, ये नहीं है सर। आप बैठ जाइए सब। अब सतीश जी, सर, आप मुझे बोलने नहीं दे, ये ठीक है सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर, नो। कुछ वो यदि नहीं चाह रहे हैं तो आप बैठ जाइए ना। वो वक्ता के ऊपर निर्भर है, वो कहाँ बोल रहे हैं, उनको छोड़िए ना अपने। सर, आप नॉट नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक चर्चा करी, उसके बारे में मैं इनसे जरूर चाहूंगा। सर, मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इन्होंने क्लियरिफिकेशन मांग लीजिए, इनके भाषण हो जाने दीजिए। इन्होंने ये कहा, इन्होंने 4 उच्च न्यायालय के निर्णय बता दिए, नाम बताए, लेकिन निर्णय नहीं बताए। कॉपी मेरे पास है, कॉपी मेरे पास। पूछ लिया, पूछने के बाद आपने बताया 2000। आप फील कर रहे हैं सर, ये तो कमाल। सर, मुझे सर ऐसे तो नहीं सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम सॉरी, आई एम नॉट यील्ड। मैं इसको चलने दीजिए। आपको इलेक्शन कमीशन ने खाली लिख के जो भेज दिया वो आप पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मशीन बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं। सर, इस बात
आपको क्यों नहीं मान रहे हैं? No, जो please. निर्णय आप दे रहे ना मिश्रा जी बैठिए। पूरी तरह से हारे हैं। हार की इतनी पराजय है, आप फिर भी मिश्रा जी, ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक No, है? हार listen की to इतनी him. पराजय है। I will allow you अरे to, इतना आप हारे कसके हारे। I will allow you clarification. उन्नीस सीट Now आई है। listen to him. No, Misra ji. Misra ji. No. Misra ji, listen. No, Misra ji. Please, please. शैडोड हो गए बाय द सुप्रीम जरा सुनिए. 2013 Now please, यही आर्गुमेंट्स रखे गए थे। please. थोड़ा सुनिए. होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये No, please. इनडिस्पेंसिबल है, इनको ये बात कहनी No, Misra ji. Please. No, please. आप बैठिए. I will allow you. Sit down. I will allow you, all of you. Sit down. Now, Misra ji, बैठिए. I will call you. Misra ji, I will allow you. Now you sit down. Now, you see. No, sit down. See, when the minister. Now listen. I will allow you clarification. Now you sit down. Now, Misra ji, बैठिए. Misra ji. No, बैठिए, ठीक है. Now see, honorable, आप बैठिए, ठीक है. मिश्रा जी, please. अरे सुनिए, जरा listen to me also. No, please. मिश्रा जी, no, please. Now sit down. Mr. Ji, I can sit down. कोर्ट ने कहा No, there should. हाईकोर्ट ने No, this is not the way. No, the point is, sit down. See, honorable minister is replying. You are not completed your reply. No, not at No, all. so when he is replying, unless the minister yields, nobody should intervene. Sir, ये बड़ा That is अनुभवी the- आदमी Now, है, listen, जानता हूं, मैंने but yield I नहीं tell किया you, after the minister finishes his reply, I will allow clarification. I will allow. Therefore, let him complete his reply. Let us have a patient hearing. I also want to listen और to सर मैं that. बहुत पीड़ा से कह रहा हूँ, मुझे पेशेंट नहीं मिल रही। No, आप इतनी बड़ी हार हुई है, 19 पर आ गए वो 7 आप पर आ गए। reply दीजिए। उसके बाद भी रिप्लाई नहीं देने दे रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलिए बोलिए और इसीलिए नो हार गया या जीत गया हमारे लिए मेंबर्स ने इक्वल मेंबर्स ने बोलिए सर क्या सर मैं एक बात और कहना सब बराबर सर मैं बैठिए एक बात और बैठिए। करना चाहूंगा सर। या प्लीज आप लोग भी बैठिए ये शांति। ओके चुनाव आयोग सर उत्तर प्रदेश में कई बार गया, एंड दिस आई एम ऑन द रिटन कम्युनिकेशन। एक बार भी इन लोगों ने आपत्ति नहीं किया ईवीएम के बारे में। बार बार ऑल पार्टी मीटिंग किया चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में, एक बार। और ठीक है, आपको पूरी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन जितनी आलोचना आप सदन में कर रहे हैं उतना जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश करते तो आपकी यह हार नहीं होती, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छी बात है, ठीक है। now you reply address the chair and reply yeah please सर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? why do you सर इतने सर क्या सर मैं फिर कहूंगा सर कि क्या सतीश now you address the chair only क्या सतीश जी को हार का इतना No, दुख है don't कि address हमको बोलने सतीश। नहीं दे रहे हैं। ये तो कमाल हो रहा है। ये बड़े वरिष्ठ हैं, मैं सम्मान करता हूं। हार का इतना दुख है कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बोलो you continue your speech now you reply तो सर जो मैंने बताया सर कि ऑन द इश्यू ऑफ पेड न्यूज, ये मैंने साफ साफ बताया सर। एक स्टेट फंडिंग की बात आई सर। स्टेट फंडिंग के मामले में सर लॉ कमीशन को हमने पूरे विस्तार से कहा था इसकी चर्चा करने के लिए सर। लॉ कमीशन ने पूरे वर्ल्ड के पैटर्न को भी देखा, रिपोर्ट हम लोग के पास है। और लॉ कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान की जो आज की भी सिचुएशन है, इसको देखते हुए अभी स्टेट फंडिंग का स्टेज नहीं होना चाहिए।
अब इस पर चर्चा होनी चाहिए सर, करिए चर्चा। स्टेट फंडिंग में बहुत सी छोटी पार्टियां आती हैं, उनको भी अधिकार होता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप कह देंगे कि वोट का परसेंटेज आएगा। ऐसी कई बार हुई है कि जो पार्टियां पहली बार बनी हैं वो सत्ता में आती हैं, छोटे स्टेटों में आती हैं, बड़े स्टेटों में आती हैं, तो क्या आप उनको फंड नहीं देंगे? इसलिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, यहां की जो डाइवर्सिटी है, इस सब का ध्यान रखा गया है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सर अब आप बात आई सर, जो बार ये पेपर ट्रेल की बात कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पेपर ट्रेल मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन ए फेज्ड मैनर। चुनाव आयोग इसका पूरा विचार कर रहा है। सर इस देश में 85 करोड़ वोटर्स हैं, 16 लाख बूथ हैं सर। सर एक बात आप जान लीजिए कि जब इसकी चर्चा चली थी तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा किसी भी प्राइवेट बॉडी से हम नहीं बनाएंगे। जो 2 पीएसयू हैं जो मैंने बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिफेंस मिनिस्ट्री की, और वो है, यही दोनों करेगी। बहुत मुश्किल के बाद 2 की बात आई सर। अब सर इसमें देखिए लॉजिस्टिकल इशू बहुत है। जो लोग कह रहे हैं कि सब जगह लागू कर दीजिए, लॉजिस्टिकल इशू क्या क्या है? अभी आप बूथ लेके जाते हैं ईवीएम, उसको आप जाके वहां स्टोर करते हैं, वो जो कलेक्टर होता है उनके स्टोरेज में होता है सर। इसके पूरी स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, तो इसका बॉक्स बड़ा होता है सर, नंबर 1। नंबर 2, इसके मेंटेनेंस का सवाल है। नंबर 3, इसके मूवमेंट लॉजिस्टिक का सवाल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, इसके सिक्योरिटी का सवाल है। और हाँ, एक मिनट और सर, मनी सर पार्ट इज सर्टनली सर 17,000 पर ईवीएम का होता है, इसका लगभग 22,500 से 23,000 आएगा सर। तो इट बी ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑल्सो। बट द लार्जर इशू इज सर, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फेज मैनर में कहा था? बिकॉज दीज फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड। फंडिंग वॉज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट सर, फंडिंग वॉज वन पार्ट ऑफ इट। एक बार जब कंट्री की सिक्योरिटी और इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, और अगर चुनाव आयोग को बार बार वो पीएसयू कहती है इसको पीएसयू ही बनाएगी, इसकी गारंटी हम और नहीं दे सकते। तो सर अभी लगभग 35,000 है और लगभग 30,000 आने की उम्मीद है सर, और आता जाएगा, ये करते जाएंगे। चुनाव आयोग को तय करना है। जब फेज मैनर में है, क्या ये चाहते हैं कि ऐसे नहीं सर After he finishes, I will call you. Clarification. He is not yielding. If he is not yielding, you cannot. If he is not yielding, he has not yielded. No, he is not yielding. No, you can. I will allow you. No. No. He is not yielding. मिश्रा जी ऐसा नहीं है। मिश्रा जी 2014 जब ये पैसे ही नहीं रिलीज करेंगे तो फेज मैनर में भी कैसा होगा? जब गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो बनेगी कैसे? हाउ कैन वी रन दिस वे? ये बता दें कि 3,000 See, he is not yielding. I cannot intervene. 3 साल से He has to yield. रिलीज किए। See, that is the. जब बनेंगे See, पैसे नहीं देंगे तो Minister बनेंगे has to कैसे? yield. He is not yielding. अच्छा, I am not yielding. I am not yielding. Sir, I am not yielding. Yeah, he is not yielding. Please. Yes. He is not yielding. Therefore we are here. You lost the No. not speak the truth. Let's leave it. No. Sir, I am not. आनंद शर्मा जी बैठिए. He is not yielding. Sir, मिश्रा जी बैठिए. He is not yielding. sir. मिश्रा जी is not बैठिए. Sir. Let the minister complete his answer. Allow him to complete his answer. No. This is not the way. Sir, I should be allowed No, to reply, see. sir. No. See, we had a, listen. Now, we had a 6 hours discussion. During that discussion, many members criticized the government like anything. और हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, sir. Likewise, you should also hear. अरे आपको सुनना है, आपने जो बात किया, सुनो, आपने जो बात किया वो उन्होंने पूरा सुन लिया। क्यों?
सर मैं या इसलिए आप सुनिए, होनी चाहिए और 10 बार अच्छा ठीक है इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा, पहले वाला नहीं पढ़ा जिसमें उसमें no, after he completes his speech, after he completes, I will allow you, then you can raise it. I have no problem. ये खत्म करने, ये स्पीच खत्म करने के बाद आपको मैं अवसर देगा पूछने के लिए, और या उनको सर बोलिए बोलिए। जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा माननीय सतीश जी कर रहे हैं, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। पैराग्राफ 30। एक मिनट, अब मैं कैसे पढ़ूंगा तो मैं तय करूंगा ना। सुनिए, इन द no please, no मिश्रा जी, ठीक नहीं, मिश्रा जी, what he says may not be palatable to you, but you have to listen to that. No, see, how can you expect what is, no, see, Mishra ji, how can you expect that what he says should be pleasing to your ears? You have to listen to that. That is parliamentary democracy. सर ये सुनिए, उसके बाद अबे अवसर देगा। No, but सर इन्होंने कल हमारी जीत को रिग्ड कह दिया, हमने उसको भी सुना है। इन्होंने हमारी जीत को रिग्ड कहा, हमने उसको सुना। आप सुनिए। he is not yielding. I cannot. I'm not asking the No, but he has to yield. asking the minister. He has to yield when I he is have a speaking. question to the chair, sir. Please, आप चुप करिए. I have a question, sir. We need to be enlightened. When we count, sir, does 29 come before 30 or 30 comes Yes, very good. after 20? Please tell us. Simple method. ठीक है। Sir, then I should start from 29 is first or 30 is first? No, please. Okay. No, please, Minister. Now, I request the honorable members, whatever be, you please listen to the minister. After that, I will allow you to ask clarification. Sir. Because unless you listen to him, yeah, let him. Minister has a right to reply. See, you had a 6 hours marathon discussion, and minister has a right to reply. You have to consider that. That is all what I am saying. Please. Sir, Mr. Mishra yesterday read paragraph 29. It is indispensable for a fair election. Did I ever say that? But what is the final direction is important. In the light of the above discussion and taking notice of the pragmatic and reasonable approach of the ECI and considering the fact in general elections all over India, the ECI has to handle 1 million plus polling booths. We permit the ECI to introduce the same in a gradual stages or geographical wise in the ensuing elections. The area of state or actual booths are to be decided by the ECI, and the ECI is free to implement the same in a phased manner. We appreciate the effort and good gesture of ECI. बाद में कहा कि आप पैसे दीजिए. Therefore, This way how can... No. therefore, sir. No, you let him complete. आपने सही कहा. Sir, for the implementation of such system, the government of India is directed to provide deeper financial assistance. All right. Sir, we are not in a court, sir. Sorry. We are not in a court, sir. Yeah, exactly. So, okay. Yeah. Let him. So if you heckle like this, how can... Don't heckle like this. See. Now see. No. See. Mishra ji. Sir, can I speak now? Sir, can I speak now? Mishra ji, बैठिए. My voice बोलिए. is being gagged. I'm sorry to say that. बोलिए. ये कमाल है, पहली बार हो रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है. वो भी सतीश जैसे वरिष्ठ सांसद के द्वारा. कमाल की बात हो रही. मैं उनके मन लायक तो बात नहीं बोल सकता ना. उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन को रिग करा के हत्या की डेमोक्रेसी की. हमने कुछ कहा क्या? हमने सुना.
अब जब मैं जवाब दे रहा हूं तो उनके मन लायक नहीं है तो उनको परेशानी, ये तो ठीक नहीं है सर। मुझे अपनी बात, Now please silence. No, रेणुका जी बैठिए, रेणुका जी बैठिए, रेणुका जी बैठिए, बैठिए रेणुका जी। नो नो नो, बैठिए रेणुका जी। No, minister has a right to reply. If you heckle like this, how can you reply? After his reply, I told you will allow. So now please continue. सर मैं ये बता रहा था कि Nothing else will go on record, only what minister says. 7 फेज 6 फेज Yeah. चुनाव आयोग तय करता है। अगर इनको उस समय आपत्ति तो वहां बता दें चुनाव आयोग को, अपनी आपत्ति करते, उस समय तो नहीं कहा इन्होंने। अब हारने के बाद ये कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? तो सर मैं बता रहा था कि अभी लगभग 50,000 हुआ है ये जो पेपर टेल मशीन है सर, इसको फेज मैनर में कर रहे हैं और इसके लिए फंड की हम दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन इसका पूरा फेज्ड मैनर कैसे होगा, कितना होगा, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है, एक बात। और दूसरी बात, इसके लॉजिस्टिकल इशू जो है सर, स्टोरेज के, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, प्रोडक्शन के, अब सर ये मुझे बताएं सर कि पीएसयू ही करना है। हमने इस बात से कहा था, एक मिनट, Nothing will go on record other than what minister सर says. ये बात कही गई थी कि पीएसयू के बाहर में भी लिया जाए। उन्होंने सिर्फ 2 को और एक आईटीआई बैंगलोर को और एक दूसरे को कहा कि ये सेंसिटिव है, इसमें सिक्योरिटी एश्योरेंस जरूरी है, तो हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये दोनों पीएसयू ने कहा। तो सर प्रोडक्शन की लॉजिस्टिक कैपेसिटी, स्टोरेज की, सिक्योरिटी की, ये करते हुए सर चुनाव आयोग फेज मैनर में करेगा, हमारा सहयोग उसको होगा, ये हम बताना चाहते हैं। लेकिन एक बात अंत में हम जरूर कहेंगे कि ईवीएम एक टाइम टेस्टेड मशीन है, उससे ये भी जीते हैं, हम भी जीते हैं। अगर हम इतनी बड़ी हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है मोदी जी की अगुवाई में, तो उनके हार के कारण जनादेश का सम्मान करना सीखे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मुझे कहना था। Okay, thank you. चेयरमैन साहब। Okay.